दोस्तों, एक वक्त था जब इस रेत के साम्राज्य में ऊंट चलते थे और आज वही सड़कों पर लैम्बोर्गिनी की आवाज सुनाई दे रही है। सिर्फ एक पीढ़ी और सऊदी अरेबिया ने इतिहास पलट दिया। सऊदी अरेबिया जब उसके ऑयल के नल को टाइट या लूज करता है तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सऊदी अरेबिया कैसे उभरा, 1970 का वो ऑयल शॉक और पेट्रो डॉलर से लेकर ओपेक प्लस स्ट्रैटेजी तक, और विजन 2023 का ट्रिलियन डॉलर पिवट टूरिज्म, टेक और स्पोर्ट्स की तरफ। हम बात करेंगे सऊदी के उन रिलेशंस की जो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस खरीदता है और उन रिफॉर्म्स की जो हमारी डेली की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हम समझ पाएंगे कि सऊदी ने ऑयल का इस्तेमाल उसकी ग्रोथ के लिए कैसे किया, डॉलर में ऑयल का प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे स्पेयर कैपेसिटी सऊदी को एक बड़ा एडवांटेज देती है। दोस्तों, हमारी कहानी 1933 में शुरू होती है जब सऊदी अरब और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के बीच एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। कंसेशन का मतलब सऊदी सरकार ने अमेरिकन कंपनी को यह अधिकार दिया था कि सऊदी की जमीन पर एक्सप्लोरेशन करे, ऑयल ढूंढे और उसे निकाले। बदले में सऊदी को रॉयल्टी और कुछ हिस्सा रेवेन्यू में मिलता था। शुरुआती ड्रिलिंग दम्माम के पास हुई। पहले उनको कुछ ज्यादा सक्सेस हाथ नहीं लगा, और 1938 में वेल नंबर 7 में उनके हाथ बड़ा खजाना लगा, और यहीं से सऊदी ऑयल की मॉडर्न कहानी शुरू होती है। बाद में 1944 में कंपनी का नाम बदलकर अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी आरामको रखा गया। शुरुआत में ये पूरी तरह अमेरिकन कंपनियों के हाथ में थी। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया और टेक्साको जैसे प्लेयर्स इसमें शामिल थे। बाद में एक्सॉन और मोबिल, जो एक्सो मोबाइल का हिस्सा है, वो भी पार्टनर्स बन गए। यानी शुरुआत अमेरिकी ओनरशिप और कैपिटल से हुई थी। 1950 से सऊदी सरकार ने आरामको में अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया। 1970 आते आते उन्होंने धीरे धीरे फॉरेन स्टेक होल्डर से हिस्सेदारी वापस खरीद ली, और 1980 में पूरा कंट्रोल सऊदी स्टेट के पास आ गया, और आज आरामको पूरी तरह सऊदी सरकार की कंपनी, और यह दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल ऑयल कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, अगर हम 1973 और 1974 को शॉर्ट में देखें तो इस समय अरब प्रोड्यूसर्स ने योम किप्पुर वॉर के बीच एक्सपोर्ट रोक दिया। इन प्रोड्यूसर्स में सऊदी अरब भी शामिल था। नतीजा प्राइसेस से बड़े नहीं बल्कि 4 गुना हो गए। इस प्राइस हाइक से ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई, और दुनिया ने सबक सीखा कि ऑयल सप्लाई इज इक्वल टू पावर। इसके बाद वॉशिंगटन और रियाद के रिश्ते और मजबूत हो गए। उसमें एक कनेक्शन भी था, और वो था सऊदी पेट्रो डॉलर्स का यूएस एसेट्स में रिसाइकल होना। ये कोई ऑयल डॉलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर यह साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी कि एक्स्ट्रा ऑयल रेवेन्यू यूएस डेप्ट में डाला जाएगा और दोनों के इकोनॉमिक लिंक्स को और डीप किया जाएगा। वॉशिंगटन में टॉप ऑफिशियल्स और रियाद के रॉयल डिसीजन मेकर्स लगातार मीटिंग्स, फोन कॉल्स और एग्रीमेंट्स के जरिए ये इंश्योर कर रहे थे कि ऑयल की कीमत ना बढ़ जाए और यूएस और सऊदी रिलेशंस लंबे समय तक स्टेबल रहे। बाद में ब्लूमबर्ग ने फोया डॉक्यूमेंट्स यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से ये लिंक ओपन की। 2024 Q4 तक डॉलर लगभग 58% ग्लोबल रिजर्व्स में था। दोस्तों, ग्लोबल रिजर्व मतलब हर देश का सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, एफईडी, ईसीबी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखता है। ये रिजर्व्स कई करेंसी में हो सकते हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन। इसका मकसद होता है कि अपनी करेंसी को स्टेबलाइज रखना। अर्ली 2000 में ग्लोबल रिजर्व में डॉलर 70% से भी ज्यादा था। अब ये थोड़ा नीचे आया है, पर अभी भी दूसरी करेंसी के हिसाब से काफी ज्यादा है। न्यूज हेडलाइंस अक्सर पेट्रो युआन को हाइप करती है क्योंकि चाइना आज सबसे बड़ा ऑयल बायर है, पर एक्चुअल डेटा दिखाता है कि शिफ्ट स्लो है और ग्रेजुअल है। डॉलर का शेयर जरूर घट रहा है, पर बहुत धीरे धीरे।
सऊदी रूलर्स ने ऑयल वेल्थ को रिलीजन से जोड़ा। उन्होंने खुद को कस्टोडियन ऑफ द टू होली मास्क कहा। मक्का और मदीना इस्लाम की सबसे सैक्रेड जगह है। दोस्तों, ऑयल से आया पैसा, वो पैसा गया होली साइट्स के एक्सपेंशन में, मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हज और उम्रा के फैसिलिटीज और दुनिया के मुसलमानों के लिए सर्विसेज और सब्सिडीज, इनमें इन्वेस्ट होने लगा। उन्होंने तेल से आए धन का कुछ हिस्सा धर्म की सेवा में लगा दिया। उससे सऊदी रूलर्स को दो मान्यता मिली, एक इकोनॉमिक प्रोवाइडर और दूसरा रिलीजियस गार्डियन। दोस्तों, उसके बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 1980 में मक्का की ग्रैंड मॉस्क पर आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं। 2 हफ्ते तक यह स्टैंड ऑफ चलता है। On the 20th of November 1979, about 50,000 Muslims from across the world had gathered at the Grand Mosque for the dawn prayer. Present among them were 200-odd radical Islamists, led by their leader, Juhayman al-Otaibi. It was a well-planned operation, armed with handguns and rifles. The insurgents stayed at the mosque for 2 long weeks. They turned it into a killing zone. Saudi forces, with the help of the French military advisors, ended the siege on the 4th of December 1979. 117 of these insurgents were killed in gunfight, 63 others were executed. After the dust settled, Saudi Arabia took a giant leap towards Islamism. सऊदी स्टेट उस पर बड़ी कार्रवाई करता है। क्राइसिस तो खत्म हो जाता है, पर बड़ी सीख यहां लोगों को सीखने को मिलती है। सरकार और लोगों को समझ आता है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ानी होगी, कट्टरता को खत्म करना होगा और सोसाइटी पर टाइट कंट्रोल चाहिए होगा। उसका परिणाम यह होता है कि धार्मिक गतिविधियों को ज्यादा स्पेस मिलने लगी, एजुकेशन और मस्जिदों को ज्यादा फंडिंग मिलने लगी, रिलीजियस पुलिस या फिर हम कह सकते हैं कि मॉरल पुलिसिंग और ज्यादा मजबूत हो गई। उसी साल ईरान में रिवॉल्यूशन आया, फिर ईरान इराक वॉर शुरू हुआ। उसके बाद सऊदी में एक सोशल डील हुआ। सऊदी स्टेट सुरक्षा देगी, सब्सिडीज देगी, पब्लिक जॉब्स और सर्विसेज भी देगी। बदले में पॉलिटिक्स लो प्रोफाइल रहेगा, अपोजिशन शांत रहेगा और धर्म को सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि सऊदी को सस्ते ऑयल ने बहुत पैसा दिया और इसी ऑयल और पैसे की वजह से उनको अलग अलग मार्केट गियर मिले, जिसकी मदद से वो दुनिया में अपना महत्व टिका सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट गियर, जिससे वो स्पेयर कैपेसिटी और प्राइसिंग पावर हैंडल करता है। फाइनेंशियल गियर, जो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग उनको मिली, वो यूएस डॉलर की पावर का फायदा उठाता है। और डिप्लोमेटिक गियर, जिससे वो पार्टनरशिप को सिक्योर करता है। अब देखते हैं कि गियर्स असल में काम कैसे करते हैं और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तब इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए उन्होंने खुद को कैसे अपग्रेड किया है। दोस्तों, पर सवाल ये उठता है कि बाकी देशों के पास भी तो ऑयल है, फिर सऊदी को इतना महत्व क्यों मिलता है? इसके प्रमुख 4 कारण हैं। पहला, अल्ट्रा लो कॉस्ट इज इक्वल टू स्ट्रैटेजिक पेशेंस। सऊदी को बैरल्स निकालना बहुत सस्ता पड़ता है। एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अरामको की ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग $3 पर बैरल की है। बैरल की इतनी कम कॉस्ट सऊदी के लिए बहुत बड़ा फायदा देती है, इसलिए सऊदी इकोनॉमिक रिसेशन में भी टिक जाता है। और ये कॉस्ट एडवांटेज पॉसिबल है उनके ह्यूज रिजर्व्स और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरा, स्पेयर कैपेसिटी इज इक्वल टू प्राइसेस। सऊदी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेयर कैपेसिटी रखता है, वही ऑयल जो क्विकली बाजार में लाया जा सकता है और प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। 2024 में स्पेयर कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन बैरल्स पर डे की थी। उस समय किंगडम ने अपना लॉन्ग प्लान कैपेसिटी एक्सपेंशन रोक दिया था और ओपेक प्लस कट्स की तहत प्रोडक्शन को जानबूझकर कंट्रोल में रखा। स्पेयर कैपेसिटी बेसिकली ऑयल मार्केट का इमरजेंसी शॉक ऑब्जर्वर है और यही सऊदी की इन्फ्लुएंस की कोर स्ट्रेंथ है। तीसरा, ओपेक प्लस इज इक्वल टू अलायंस मैनेजमेंट। दोस्तों, पहले जानते हैं कि ये ओपेक प्लस क्या है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निकालने वाले और बेचने वाले देशों का एक ग्रुप। 1960 में यह ग्रुप बना। उस वक्त फाउंडर्स थे
ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ओपेक का मकसद ये होता है कि ऑयल प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट रखना, ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना, मेंबर देशों की इनकम को प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। 2016 से ओपेक ने कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज जैसे रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान इनको भी साथ में लिया और इस नए ग्रुप को कहते हैं ओपेक प्लस। हर कुछ महीने में ओपेक प्लस की मीटिंग्स होती है। डिसाइड होता है कि तेल प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है या घटाना है। अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस नीचे जाएंगे। आप ओपेक प्लस को स्ट्रैटेजी कमेटी समझिए, और ओपेक प्लस में एजेंडा अक्सर सऊदी सेट करता है क्योंकि सऊदी के पास स्पेयर कैपेसिटी है। वो जल्दी वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकता है और उसकी कॉस्ट बहुत लो है, इसलिए वो लंबा गेम खेल सकता है। चौथा, गैस और हाइड्रोजन हेज। सऊदी ऑयल किंग तो है, पर अब उसे गैस किंग भी बनना है। सऊदी का जोफ्रा फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा अनकन्वेंशनल गैस प्रोजेक्ट है, उसमें अरामको 2030 तक गैस आउटपुट 60% बढ़ाना चाहता है। ये पेट्रोकेमिकल्स, पावर और ब्लू हाइड्रोजन को भी सपोर्ट करेगा। अब ये सब फैक्टर सऊदी को अलग लेवरेज देते हैं। उसकी लो कॉस्ट प्राइस वॉर में काम आती है, उसकी स्पेयर कैपेसिटी मार्केट को शांत या उकसाने में काम आती है, और ओपेक प्लस की डिप्लोमेसी ऑयल प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि सऊदी सिर्फ ऑयल या गैस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो रिफाइनरी स्टेक्स, डाउनस्ट्रीम डील्स, ग्रीन टेक में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। चाइना के साथ उसके रिश्ते स्ट्रांग हो रहे हैं। 2023 में चाइना ने सऊदी ईरान रिकॉन्सिलेशन में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, और वो भी अमेरिका से रिश्ते ना खराब करते हुए। सऊदी उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। जो पैसा ऑयल से आता है वो सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF में जाता है। ये उसका फाइनेंशियल वॉलेट है। उसका गोल है कि ऑयल से बाहर डाइवर्सिफिकेशन करना। उसके पास $700 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स है। स्पोर्ट्स में उसने न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में हिस्सेदारी ली है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग में सैविक गेम्स ग्रुप में हिस्सेदारी ली है। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसने ल्यूसिड मोटर्स में हिस्सेदारी ली है। ल्यूसिड मोटर्स अमेरिका की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। उसे टेस्ला का कॉम्पिटिटर भी माना जाता है। PIF ने पहले ही अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया था और टाइम के साथ स्टेक बढ़ा दिया। सऊदी का उद्देश्य है कि आगे जाके सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट ना रह के अलग अलग इनकम स्ट्रीम बनाए जाए। उसका एक और लक्ष्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। दोस्तों, 2023 में 100 मिलियन टूरिस्ट सऊदी आ चुके हैं। 2030 तक उनका टारगेट 150 मिलियन विजिटर्स का है। ये ग्रोथ हेरिटेज साइट्स, रिजॉर्ट्स, मेगा इवेंट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट से आई है। इसलिए वो उसके विजन 2023 में नियम, रेड सी, किदिया जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को अचीव करना चाहता है। नियम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी हो, वो स्टेट 170 किलोमीटर लंबी हो, उसमें कोई भी कार नहीं रहेगी। यह सिटी पोल्यूशन फ्री होगी। साथ में ट्रोजोना स्की रिजॉर्ट होगा, फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल हब होगा और सिंदाला नाम का एक लग्जरियस आइलैंड भी होगा। उसके बाद रेड सी प्रोजेक्ट, जो एक लग्जरी टूरिज्म पर फोकस करेगा। उसमें आइलैंड्स, बीचेस और कोरल रीफ्स होंगे। और किदिया नाम का एक एंटरटेनमेंट कैपिटल होगा। उसमें थीम पार्क्स, फार्मूला 1 ट्रैक, गेमिंग, स्पोर्ट्स और डिज्नीलैंड होगा। असली मकसद उससे जॉब्स क्रिएट करना और इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, गोल्फ से लेकर फुटबॉल क्लब ओनरशिप तक सऊदी ने कल्चर और स्पोर्ट्स पर बड़ा दाव लगाया है। उसका ध्येय टूरिज्म को अट्रैक्ट करना और ग्लोबल परसेप्शन बदलना है। तो समराइज करने के लिए, ऑयल रेवेन्यू से PIF फंड होता है और PIF डाइवर्सिफिकेशन को फंड करता है ताकि ऑयल और गैस से बाहर निकलकर सऊदी का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो को कंक्लूड करें तो 3 पॉइंट समझ आते हैं। पहला, ऑयल। सऊदी के लिए ऑयल अभी भी सबसे बड़ा पावर गियर है। अल्ट्रा लो कॉस्ट और स्पेयर कैपेसिटी
उसको मार्केट एडवांटेज देता है। दूसरा, पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर इरा बदल रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ। डॉलर अभी भी बड़ी रिजर्व करेंसी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑयल के पैसे को ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक और विजन 2023 टूरिज्म जैसे नए एवेन्यूज पर फोकस कर रहा है। तीसरा, कंट्रोल। सऊदी सब कुछ कंट्रोल नहीं करता पर काफी कुछ जरूर करता है। सऊदी का एक डिसीजन दुनिया के ऑयल प्राइसेस हिला देता है। तो दोस्तों, इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि सऊदी का उदय सिर्फ ऑयल है इसीलिए नहीं हुआ, बल्कि इसीलिए कि उसके पास ऑयल है इसीलिए हुआ। तो अगर आपने समझा कि सऊदी ने अपने ऑयल के पावर को असल में कैसे यूज करती है तो लाइक बटन जरूर दबा दो। आखिर एल्गोरिदम भी तो समझ आए कि आपको सच में बड़े आइडियाज पसंद है। कमेंट्स में बताइए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहोगे। अगर आपको हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स पर स्मार्ट स्टोरी टेलिंग पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म रहिए और इंसानियत के साथ खड़े रहिए। बाय।